हेलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय समाचार। नेशनल न्यूज़। नई दिल्ली के संविधान सदन में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली के संविधान सदन में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली के संविधान सदन में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के महिलाओं प्रतिनिधियों के लिए आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए कहा कि यह महिलाओं को निर्णायक भूमिका में शामिल करने की दिशा में एक पहल है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 सीट सुरक्षित की गई है। श्री बिरला ने कहा कि भारत अपनी शानदार आर्थिक यात्रा के माध्यम से विश्व के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है। सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास दृष्टि को साकार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1,464 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। केरल में 1,464 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है जो राज्य के परिदृश्य को बदल देंगी। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है जिसके लिए केरल सरकार पूरी सहायता दे रही है। मुंबई कन्याकुमारी गलियारे की प्रगति के बारे में उन्होंने कहा कि इसका कार्य केवल 10% रह गया है और इसका 644 किलोमीटर हिस्सा केरल से होकर गुजरता है। आज समर्पित की गई परियोजनाओं में बोडी-मेंटू मुन्नार राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन, बाढ़ के दौरान बुरी तरह प्रभावित चेरुथोनी नदी पर एक पुल और NH 1966 का चौड़ीकरण शामिल है। इनसे पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड जिलों को लाभ मिलेगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और राज्य के लोक निर्माण मंत्री मोहम्मद रियाज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार ने पृथ्वी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वी विज्ञान योजना, कौन सी विज्ञान योजना ये? पृथ्वी विज्ञान योजना लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज यह फैसला किया गया। इस योजना में फिलहाल जारी 5 स्कीमों को शामिल किया जाएगा। ये है वातावरण और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज ACROSS, समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग एप्लीकेशंस, संसाधन और प्रौद्योगिकी OSMART, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर्स रिसर्च PACER, सीस्मोलॉजी एंड जियोसाइंस SAGE और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, आउटरीच REACHOUT। पृथ्वी विज्ञान योजना का उद्देश्य भूप्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल, हिममंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्से का दीर्घकालिक अवलोकन करना है। मौसम, समुद्र और जलवायु खतरों को समझने और अनुमान लगाने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग प्रणालियों का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि अब तक 72% से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना से लाभ मिला है।
वर्ष 2019 में शुरू हुई इस योजना में केवल 4 वर्षों में ग्रामीण नल कनेक्शन 3 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गए हैं। कितने? 14 करोड़। कितने थे पहले? 3 करोड़ 4 वर्षों में। मंत्रालय ने बताया कि गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस बीच मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में 96% परिवारों को इसका लाभ मिला है और जल्द ही इन राज्यों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि मिशन ने घरेलू कनेक्शन के अलावा देश भर में 9 लाख से अधिक स्कूलों और 9.5 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मंत्रालय के अनुसार 2 लाख से अधिक गांव और 161 जिले अब हर घर जल पहल के अंतर्गत लाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इंटरनेशनल न्यूज। नई दिल्ली में भारत मंडपम में 3 दिवसीय भारत गतिशील विश्व प्रदर्शनी 2024 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलेगी। कब से? 1 फरवरी से 3 फरवरी तक। कौन सी? भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी, ठीक है, 2024। गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के एक वैश्विक केंद्र के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत अगले महीने भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 के आयोजन की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलेगी। नई दिल्ली में इस बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस प्रदर्शनी में भारतीय ऑटो उद्योग की अनेक उपलब्धियां और आविष्कारों को दर्शाया जाएगा। इस अवसर पर श्री गोयल ने देश के ऑटो उद्योग पर जोर दिया कि वे 25% निर्यात प्राप्त करने पर निर्भर न रहें, बल्कि कम से कम ऑटो क्षेत्र में 50% निर्यात प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। इस दौरान श्री पीयूष ने प्रदर्शनी की पहचान चिन्ह और पुस्तिका का अनावरण किया। इस प्रदर्शनी 50 से अधिक देश भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री एन.पी. साउद ने 3 सीमापार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया है। ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया है 3। नेपाल ने भारत के साथ बिजली निर्यात का दीर्घकालिक समझौता किया है। इसके तहत नेपाल अगले 10 वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली बेचेगा। नेपाल कितनी बिजली बेचेगा? 10 वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली बेचेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री एन.पी. साउद ने कल 3 सीमापार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर नेपाल की 2 दिन की यात्रा पर हैं। भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और नेपाल के ऊर्जा सचिव ने गोपाल सिकदल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान यह समझौता हुआ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग का समझौता भी हुआ है। इस श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि समग्र द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और आर्थिक संबंध, भूमि, रेल और वायु संपर्क परियोजना, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग, कृषि, ऊर्जा, बिजली, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विकास साझेदारी पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री एन.पी. साउद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री एन.पी. साउद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। दोनों देशों के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला बिजली पर दीर्घकालिक समझौता और दूसरा उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौता। नेपाल विद्युत प्राधिकरण और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा विकास के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार अगले 10 वर्षों में नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से शिष्टाचार मुलाकात की। विदेश मंत्री का नेपाली कॉन्फ्रेंस के साथ शेर बहादुर देउवा और सीपीएन यूएमएल प्रमुख के
केपी शर्मा ओली से मिलने का कार्यक्रम है। अब आ जाते हैं राज्य समाचार। भारत विश्व के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों के समीप आ गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत विश्व के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों के समीप आ गया है। वे आज नई दिल्ली में विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों की सराहना करते हुए श्री सिंह ने कहा कि हाल के दिनों की विभिन्न उपलब्धियों से भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वे केवल भागीदारी ही नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले बोस्टी गांव में मिशन मेरा गांव मेरी गली मैं भी संवारूं अभियान की शुरुआत की गई। हरियाणा विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बावली ने फतेहाबाद जिले के टोहाना स्थित गांव बोस्टी में मिशन मेरा गांव मेरी गली मैं ही संवारूं अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे साफ सफाई के बारे में जागरूकता लाने के लिए अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। श्री बावली ने कहा हर नागरिक का दायित्व है कि वो समाज को साफ सुथरा रखें। उन्होंने सभी सामाजिक संस्थाओं और संगठनों की से अपील की कि वे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मिलजुल कर काम करें और स्वस्थ और खुशहाल जीवन गुजारें। उन्होंने कहा कि शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खुले में शौच की नौबत ही ना आए। एम्स दिल्ली ने एक ही छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने वाली देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की। पहली स्मार्ट लैब किसने शुरू की है? एम्स दिल्ली ने। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट प्रयोगशाला की शुरुआत की है। यह सुविधा निर्बाध रूप से एकत्रित है। इस प्रयोगशाला का परीक्षण सेवाओं में हेमेटोलॉजी, जैव रसायन, जमावट, सीरोलॉजी, एड्रेन एड्रेनिक एंडोक्रिनोलॉजी और विभिन्न प्रतिरक्षा जांच शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के एम्स लेबोरेटरी मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप कुमार दत्त ने बताया कि एम्स की स्मार्ट प्रयोगशाला में सैंपल जांच की 90% रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती है जिस दिन जांच के लिए दी जाती है। उन्होंने बताया कि यह पहल प्रौद्योगिकी की उन्नति में सबसे अग्रणी है। यह पूरी तरह से कागज रहित सुविधा है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिलसाई सौंदरराजन ने पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया है। 29वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिलसाई सौंदरराजन ने कल शाम बीच रोड पर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दैनिक योग अभ्यास विद्यार्थियों को परीक्षाओं में अधिक स्कोर हासिल करने और हार्ट अटैक रोकने में मदद होगा। योग शरीर को सशक्त बनाने के साथ स्मृति शक्ति में वृद्धि करेगा। एलोपैथिक प्रणाली और देश औषधि प्रणाली में तालमेल अच्छे परिणाम देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज केरल में 12 राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केरल के कासरगोड में एक समारोह में आज शाम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 105 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वी मुरलीधरन, राज्य लोक निर्माण मंत्री मोहम्मद रियाज भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अब आ जाते हैं खेल समाचार, स्पोर्ट्स न्यूज। भारत दक्षिण अफ्रीका पर अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 स्टैंडिंग में शीर्ष पर पहुंचा। भारत कल दक्षिण कोरिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 23-25 की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। कल संपन्न विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह भारत की दूसरी जीत थी। ये सब वही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज केंद्र शासित प्रदेश दीव घोगला बीच पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया। ये बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, बीच गेम्स का उद्घाटन किया। आज से बीच गेम्स 11 जनवरी तक खेले जाएंगे। उन्होंने कहा 11 फरवरी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में खेलो इंडिया फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देंगे।
फिर आ जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों प्रोत्साहन देने की श्रेणी में सम्मानित किया गया। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती हुई युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन देने के सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में विजेता को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये हो जाता है यहीं पे समाप्त आज का करंट अफेयर। अब मिलेंगे कल। धन्यवाद।